दोनों आँखें, दोनों किडनी और एक लीवर। तो हमने ये सोचा कि उनकी इस पुण्यतिथि को हम अंगदान समारोह दिवस या समारोह के तौर पर हम उसे मनाएं, जिससे कि समाज अंगदान के विषय में बात करना शुरू। भारत में इकलौती रेमेडी जो मुझे लगती है किसी भी समस्या की, अब वो सिर्फ अवेयरनेस ही। अभी जैसे अंगदान है तो हम एक अंगदान की बॉल बना रहे हैं जिसमें डाटा हो लेकर कि अंगदान है क्या, कैसे होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को आपको फलीभूत करने के लिए ना दिमाग के अंदर वो बिंदु रहना चाहिए, तब जाकर आप उसको कन्वर्ट कर पाते हो और वो एक्शन में आता है, बिहेवियर में आता है। ऐसा ना हो साहब कि आगे आने वाली पीढ़ी को लगे कि खाना तो ना जोमेटो से आता है, तो वो इतना डिस्कनेक्टेड ना हो जाए। जुड़े, हवा पानी नदी समझें और फिर एक जीवन जी। जो अंतिम संस्कार जिस जगह हुआ वो बिल्कुल ना दिल को दुखाने वाला था। जिस व्यक्ति से हम इतना प्रेम करते हैं, हम उसका अंतिम संस्कार इतनी गंदी जगह क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही होता है। हमारे यहाँ हम मतलब थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं, हम चीज, और वहीं एक के बाद एक चीजें जा रही। मतलब समाज ने सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली वो कर क्या रहा है, वो दिखा क्या रहा है। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं NYS इंडिया, जिस पे में आपको शख्सियत को देख रहे हैं जो सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया है। वर्तमान में इन्होंने एक उज्जवल पथ, एक कार्यक्रम चालू किया है। आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको खातिब करवा रहा हूँ जिन्होंने समाज के लिए, पर्यावरण के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं विनय यादव जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। अब पहले तो आपने समय दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहता हूँ कि जो आपने उज्जवल, क्योंकि उस कार्यक्रम में मैं गया था और वो कार्यक्रम एक ऑर्गन डोनेशन को लेकर के मैंने बहुत लोगों को सुना, काफ़ी बड़े बड़े लोग, शख्सियत वहाँ पर आए हुए थे। तो उस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि उसके बारे में बात आदि मेरे मन में क्यूरियोसिटी हुई थी आपसे बात करने के लिए। तो हालांकि आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो क्या है विजुअल पर? हम्म, पिछले साल 8 नवंबर को मेरे पिताजी नहीं रहे। तो ये उनकी प्रथम पुण्यतिथि थी और चूंकि उनका पूरा जीवन जिस तरीके से चला, बहुत ही छोटे जगह से आकर एक ऐसे प्लेटफॉर्म तक आए और उनकी थ्रू ही मैं शायद समाज से कनेक्ट हो पाया। तो मुझे ऐसा लगा कि एक अच्छा मौका है मुझे, जब मैं उनको ग्रेटिट्यूड के साथ हम परिवार और हम कुछ कर सकते हैं। तो हमने उस दिन 3 कार्यक्रम किए। पहला हमने उनकी प्रतिमा स्थापित की हमारे बुदनी वाले स्कूल में। दूसरा, क्योंकि उन्होंने अंग दान किए थे अपने, दोनों आँखें, दोनों किडनी और एक लीवर। तो हमने ये सोचा कि उनकी इस पुण्यतिथि को हम अंगदान समारोह दिवस या समारोह के तौर पर हम उसे मनाएं, जिससे कि समाज अंगदान के विषय में बात करना शुरू करे। और तीसरा, चूंकि हमने उनकी रसोई नहीं की और बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं उस पैसे का अच्छा उपयोग चाहता था कि हम लोग करें समाज के लिए। तो हमने एक उज्जवल पथ नाम से एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, वृद्धजन और स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए हम 10 लाख रुपए साल का हम खर्च करेंगे। हम पहले भी ये काम करते थे, लेकिन अब हमने ये प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जहां लोग हम तक आ सकते हैं, लोग हमें अपनी समस्या बता सकते हैं और अगर हमें लगेगा तो हम लोगों की वहाँ मदद करेंगे। तो हालांकि मेरे व्यूअर्स को पहले ये बता दूं कि क्योंकि आप अलग अलग कांतों से देख रहे होंगे हमें, तो जो रसोई शब्द सर ने उपयोग किया है, को रसोई यानी मृत्यु बोझ, जो हमारे समाज में एक बहुत मुझे लगता है कि सही नहीं है और काफ़ी समाजों ने इस पे आगे बढ़ करके इसको, इस पे रोक लगाई है और इसके एवज में अच्छे काम कर रहे हैं। तो आपने ये इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए मैं आपको बधाई लेता हूँ। सर, जैसा कि आपने कहा कि जिस एक फंड आपने बनाया है और उसमें लोगों की हेल्प करेंगे, हालांकि मैं इसके इतर
जब आपको देखता हूँ कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल रहा, जिसमें आप पर्यावरण को लेकर नहीं बात कर रहे थे। तो मेरी क्यूरियोसिटी हमेशा ऐसे लोगों से बात करने की होती है। और चूँकि ये जो इंटरव्यू है, इससे पहले हम लोगों ने पर्यावरण को लेकर आदिन सिंह जी जो हमारे जल प्रदूषण रखे, उनसे भी हमने बात करी। तो पर्यावरण को लेकर के आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और क्या आपके विचार हैं स्वच्छता को लेकर है स्पेशली? ये मेरा जो सफ़र है ये नर्मदा नदी से शुरू हुआ। जी। अ, मुझे किसी दिन लगा कि अब नर्मदा जी जाऊँ, फिर देखा तो फिर चीज़ें अच्छी नहीं थी। फिर वो सफ़र साफ-सफाई से शुरू हुआ, मैं नर्मदा समग्र से जुड़ा। अनिल दवे जी से मेरा मिलना हुआ, उनकी पर्सनैलिटी की कुछ तो अच्छी छाप बहुत मेरे अंतस तक गई। फिर वो 2016 में नहीं रहे, लेकिन वो जो छाप थी वो कंटिन्यू हुई। फिर वो नदी घाटों से जो सफ़र शुरू हुआ था, फिर समझ में आया कि 85% 90% तो नदी खेतों से खराब हो रही है। तो फिर वहाँ से हमने जैविक खेती करना शुरू की। हमने एक एफपीओ के माध्यम से किसानों के साथ काम करना शुरू किया। और फिर वाजिब-सी बात है कि जब नदी की बात आती है तो हवा की बात आएगी, ज़मीन की बात आएगी, स्वच्छता की बात आएगी। क्योंकि फिर वो नदी अपने आप में एक ऐसा इकोसिस्टम है जो टोटलिटी में एनवायरनमेंट को कनेक्ट करता है। जब आप नदी के किनारे बैठोगे तो पूरा 5 तत्व अपने अंदर की अग्नि मिला के वहाँ कंप्लीट होता है। तो फिर आपने वो सारी बातें करनी ही है कहीं न कहीं। जी। स्वच्छता के बारे में आपको बात करनी है। तो जैसे सर हम लोग अभी इससे पहले जब बात कर रहे थे नदियों की, जो क्या आपने बात करी, मध्य प्रदेश की हम लोग बात करते हैं, तो ये भी बता दूं कि विनय सर जो हैं वे बुदनी एक विधानसभा भी है, विधानसभा के नाम से भी काफी चर्चित है, और बुदनी एक तहसील है जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट की आती है, और नर्मदापुरम होशंगाबाद नर्मदापुरम से सटा हुआ एक शहर है। नर्मदा जी के उत्तर पे बसा बुदनी है, दक्षिण में नर्मदापुरम है। तो सर वहाँ से आता है। सर चूँकि आपका बचपन से नर्मदा जी से लगाव रहा है, तो ऐसी क्या स्थिति है कि आज भी जैसे गंगा की स्थिति हम लोग, हाँ, तो ये चिंता वहीं से शुरू होती है। कौन सा? ये चिंता वहीं से शुरू होती है कि जैसा आज नर्मदा गंगा जी का समस्या है, यमुना जी है, अब नहाने लायक भी नहीं बची नदियाँ। और इस विषय में हम फिर भी अभी लकी हैं कि नर्मदा जी बह रही हैं, साफ हैं। जी। भले ही बी ग्रेड में हम पहुंच चुके हैं, पानी पीने योग्य नहीं रहा। अभी थोड़े दिन पहले ही दैनिक भास्कर ने एक बड़ा अच्छा सर्वे छापा था जिसमें नर्मदा जी भी अब बी ग्रेड में है। और फिर जब मैं देखता हूँ कि जब मैंने तैरना सीखा तो 1.5 मीटर नीचे भी मैं आँख खोलता था तो हरा पानी दिखता था। आज वो नहीं है, स्मेल आती है पानी के अंदर। लेकिन हम ये बात समझ नहीं रहे। वही नर्मदा जी हैं। भोपाल को, उज्जैन को, इंदौर को, कहाँ वो पानी नहीं जा रहा है। इवन अब खेतों के लिए भी पानी जाना है। तो इस्तेमाल तो सबको करना है, लेकिन उस विषय पर बात कोई नहीं करना चाहता। सफाई की बात, नर्मदा जी की बात, उसमें आने वाले कचरे की बात, उसमें खेतों से आने वाले जो पेस्टिसाइड हैं वो हैं उनकी बात। और एक ही मैं इसको आपको मैं मतलब मैं इसमें मेरा एक प्रश्न ये है कि ये सब हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। भारत जैसे देश में स्वच्छता पे इतना हमारे देश के प्रधानमंत्री मंत्री ने इनिशिएटिव लिया भी है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि मैं इससे पहले बिहार इलेक्शन के हम लोग बिहार में थे, बिहार में भी देखा लोगों में अवेयरनेस नहीं है। बिहार क्या मतलब मैं सभी की जगह मैं बात करता हूँ, तो लोगों में अवेयरनेस कैसे आएगी? क्योंकि स्वच्छता एक मशीनरी ये कहती है। अभी इसको इसके 3 लेयर के दौर पर काटते हैं। एक, सरकार सोचती है और ऐसा कराना चाहती है। जब वो ऐसा कराना चाहती है तो वो डिस्कनेक्टेड है करने वालों से। और वहाँ कोई अगर नीचे के लेवल पर सोच रहा है कि कैसा, क्योंकि वो रोज जद्दोजहद कर रहा है। तो जैसे आज का एक एग्जांपल दूं। आज हम हमारे यहाँ घाट पर, शमशान घाट पर गए, वहाँ हम कुछ अच्छे परिवर्तन चाह रहे हैं। तो इंजीनियर साहब भी थे, मैं भी था, और वहाँ घाट पर काम करने वाला एक छोटा सा कर्मचारी था।
उसकी इतनी छोटी सी राय थी कि आप ये जो शमशान पे एंगल्स लगे हुए हैं इनको एक एक फिट काट दो, जिससे कि उसका इस्तेमाल सरल हो जाए। फिर आप नीचे एक ट्रे दे दो जिसमें कि अस्थियां आराम से इकट्ठी हो जाए। कितनी छोटी बात है, लेकिन जब वो लागू होंगी तो आपने जहाँ जो भी पैसा लगाया उसका इम्प्लीमेंटेशन आसान हो गया, सही हो गया, सरल उसने प्रक्रिया को कर दिया और करने के लिए चीजें बेहतर हो गई। तो जो जब आप करने जा रहे हैं कैसा होना चाहिए और कैसा है, इसके बीच में एक संतुलन आना चाहिए। और अवेयरनेस तो भारत में इकलौती रेमेडी जो मुझे लगती है किसी भी समस्या की, अब वो सिर्फ अवेयरनेस ही। और यहाँ ना लोगों को करके दिखाना होगा, वो उसकी बड़ी ज़रूरत है, करके ही आप अवेयर कर पाओगे। तो इसलिए ये सब चीज़ों की बहुत महत्व है। अच्छा, अवेयरनेस की जैसे आपने बात करी, आप खुद एक शिक्षक संस्थान आप लोग चलाते हैं, पर तो एजुकेशन को किस मायने में नहीं देखिए, मेरी ना पूरी ये जो सोच समझ ताकत है वो मेरे स्कूल से जुड़े होने के कारण ही आती है। अब हम तो मुझे ही मालूम है कि आज ना एक एज लिमिट के पीछे के आदमी को भारत में अवेयर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, वो नहीं समझेगा। लेकिन हम एक पीढ़ी के साथ काम करके अगले 10 से 12-15 सालों में बहुत सारा परिवर्तन देख देख सकते हैं। वो पीढ़ी कहाँ है? अभी स्कूलों में। तो मैं जो भी काम करता हूँ, पर्यावरण के काम या जितनी भी अवेयरनेस की ड्राइव्स हम स्कूल में ही उसे डाल रहे हैं। अभी जैसे अंगदान है, तो हम एक अंगदान की वॉल बना रहे हैं जिसमें वो डाटा हो लेकर कि अंगदान है क्या, कैसे होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ को आपको फलीभूत करने के लिए ना दिमाग के अंदर वो बिंदु रहना चाहिए, तब जाकर आप उसको कन्वर्ट कर पाते हो और वो एक्शन में आता है, बिहेवियर में आता है। तो इसलिए ना स्कूल मुझे, हम जो नर्मदा समग्र के थ्रू काम करते हैं, हम स्कूलों में काम कर रहे हैं, हम बच्चों के साथ जा रहे हैं, हम स्कूल में बच्चों को नदी के किनारे चला रहे हैं कि उसको समझे, उसको महसूस करे, प्रकृति को समझे, उसको महसूस करे, तब जाकर वो चीज़ आएगी। नहीं तो वो अभी अभी एक पिक्चर में आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार कहते हैं कि ऐसा ना हो साहब कि आगे आने वाली पीढ़ी को लगे कि खाना तो मैं ज़ोमैटो से आता है, तो वो इतना डिस्कनेक्टेड ना हो जाए, जुड़ें, हवा, पानी, नदी समझें और फिर एक जीवन जी। मुझे ऐसा लगता है सर कि जैसे हम लोग पर्यावरण की बात करते हैं, तो मैं कई बार देखता हूँ कि हमारे जो आकाश में हम लोगों ने, हमारी जो पीढ़ी थी, हम लोगों ने जो पक्षियाँ देखी हैं, चिड़िया देखी हैं, बाज हमारे समय में होते थे। अब गिद्ध खत्म हो गए, गौरैया खत्म हो गई, बची नहीं जी नहीं है, तो आने वाली पीढ़ियों को तो ये सब कौवे कौवे यहाँ बस दिखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जो पीढ़ी है, वो लोग इन चीज़ों को तो जान ही नहीं पाएगी। उनके लिए डायनासोर हमारी तरह जो हो गए ना, हमारे लिए भी यार। वैसे ही आ जाएगा शायद। और तो हम चूज भी तो वही कर रहे हैं, हम कुछ छोड़ रहे हैं, चूज क्या कर रहे हैं? हम परेशान होना चूज कर रहे हैं, ये बीमारी से, वो बीमारी से, यहाँ से वहां से, हम हमारा पूरा ध्यान उन सब चीजों में जा रहा है कि हमको ये दिखाना है, हमने ये ऐसा करना है, हमने ये ऐसा। तो हमने रास्ते तो चुन लिए हैं, बस प्रयास यही है कि हम रुकें, फिर थोड़ा इधर उधर भी देख लें, हमारे आसपास क्या है, कैसा है, और उससे कनेक्टेड रहें ताकि हम उसका दर्द भी समझें। अदरवाइज तो प्रकृति के अपने तरीके हैं। सही बात। हाल ही में जैसे सर ने भी बताया, 1 साल पहले सर के फादर थे गिरीश यादव जी, इनका देहांत हुआ था। उनका डोनेशन सर ने किया है और उसके बाद से ये सब चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं। तो सर तब वो जो समय था, क्योंकि आप परिवार में बड़े हैं, वो जो डिसीजन होता है वो कैसे आप वो कर पाए? हम नर्मदा समग्र के साथ काम करते हैं, तो जबलपुर में कोई संस्था है, वो घाटों पर काम करती है और वो लोगों को प्रेरित करती है कि वो अपने परिजन की भस्म के साथ, राख के साथ वृक्षारोपण करें, जिससे कि आप ये हमेशा महसूस कर सको कि जो पेड़ खड़ा है, जिसमें आपके पिताजी जुड़े हैं, माँ जुड़ी है, बहन जुड़े हैं, भाई जुड़े हैं। तो ये जो बात थी ना, ये सिर्फ महसूस करने की बात थी। फिर यहाँ से ही और मैं इस बात को खुद ही प्रसारित करता था कि क्यों ना हम ये चीज़ समाज में ऐसा
अब समाज ही अपना है, तो उससे एक तो लगाव भी रहेगा, वृक्षारोपण भी होगा, चीज़ें होती रहेंगी। वो हज़ारों में वो पौधे लगवा चुके हैं अभी तक, बड़ी अच्छी पहल थी। जुड़ी हुई संवेदनशील पहल बदलाव की और सारा चीज़ उसमें था। तो और दूसरी बात ये है कि मैं अवेयर था ऑर्गन डोनेशन से, तो मैंने किया हुआ है। जी, मेरे पापा वो हार्ट पेशेंट थे, तो उनको ऐसा लगता था कि वो शायद ये चीज़ नहीं कर पाएँगे, तो उनके कहने पर हमने मम्मी का भी किया। लेकिन अंत में मौका ऐसा आया कि वो ब्रेन डेड हुए और मौका ईश्वर ने उनको दिया। अब चूँकि ये चीज़ अंतस में थी, कहीं न कहीं मैंने कहा ना कि अगर विचार में होगा तो व्यवहार में आएगा, और वो हम मम्मी, मेरे छोटा भाई और हम तीनों ही वहाँ थे। तो सडनली वो डॉक्टर का ये कहना हुआ कि अब इनके जीवन का ये सफ़र खत्म होने जा रहा है। तो हम अ, अचानक ही वो बात निकल गई कि नहीं, नहीं, हम ये जीवन को जारी रखेंगे, हम अंगदान करेंगे। तो जो वो अंदर था तो बाहर आ गया। तो इसलिए मेरा ये बात और पुख्ता है कि ना हमें लोगों के विचारों में इन चीज़ों की पहल करानी पड़ेगी, जो कि सिर्फ़ अवेयरनेस के थ्रू आएगी कि हमको साफ़ रखना है, हमको नदी साफ़ रखना है, हमको पेड़-पौधे लगाने हैं, हमको अंगदान अब अंगदान का आप तो देखिए तो ये भी करते समय तो मैं नहीं जानता था, लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ कि 2024 में 5 लाख लोगों को अंगदान की ज़रूरत थी भारत में, भारत में। टोटल जो अंगदान हुआ है उसमें 18,800 कुछ अंगदान हुए हैं। उसमें से भी सिर्फ 1100 अंगदान जो है वो मृत्यु उपरांत हुए हैं। बाकी जो 17,000 कुछ हैं, वो लोगों ने, भाई ने बहन को, माँ ने बेटे को, पति को, इस तरीके से जो अंगदान होता है वो किया। सिर्फ 1100। 1100, और उस 1100 में से भी जो 70-75% हिस्सा है वो नीचे के 4 राज्यों का है, जिसमें तेलंगाना ने सबसे ज़्यादा ये काम किया है। तो देखिए आप कितनी ज़रूरत है, और एक अवेयरनेस होगी आँखों की। अब जैसे जब मैं आपको बताऊँ कि जब अंगदान वाला फॉर्म था, तो जो एम्स से जो नर्स थी उन्होंने कहा कि अंकल की एज कितनी थी? मैंने कहा 70। तो उन्होंने कहा कि फिर तो कमज़ोर ही होंगी आँखें। मैंने कहा नहीं, आप कर ही रहे हैं तो आप तो ले लो, आप देख लेना जो है सही। और फिर बाद में मुझे पता चला कि वो 4 लोगों के काम आया। वो जो जो डिज़ाइन, हाँ, और मेम्ब्रेन दोनों मिला के 4 लोगों के वो काम आई। तो काम आए, कैसे भी काम आए, और उसमें बहुत सारे मिथक हैं समाज में, धार्मिक रूप से, आस्था के रूप में। वो सब चीज़ें जानी चाहिए। थोड़ा ना इसमें मिसमैच है कि लोग लोग ना किसी भी चीज़ को संवेदनशीलता से महसूस ही नहीं कर। अभी इन दोनों चीज़ों को मैं जोड़ता हूँ। अभी हमारे एक मेरे बड़े भैया बहुत ही कम उम्र में खातेगांव में नहीं रहे। नेमावर एक बहुत बड़ा घाट है, नर्मदा नदी का नाभि कहते हैं उसको। तो हम वहाँ गए। जो जो अंतिम संस्कार जिस जगह हुआ, वो बिल्कुल ना दिल को दुखाने वाला था। जिस व्यक्ति से हम इतना प्रेम करते हैं, हम उसका अंतिम संस्कार इतनी गंदी जगह क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ हम मतलब थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं, हम चीज़, और वहीं एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें जा रही। मतलब समाज ने सोचना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली वो कर क्या रहा है, वो दिखा क्या रहा है। वहाँ ऊपर गैस से संस्कार होता है, समय कम लगता, चीज़ें जल्दी होती है, और फिर वही हम ले जाकर अस्थियाँ नर्मदा जी में विसर्जित कर सकते हैं। तो वहाँ ये किसी न किसी को तो ये पहल करनी चाहिए, इन विषयों पर बात करनी चाहिए। मतलब वो मुझे बुरा लगा कि वही मेरा ना एक ऐसा व्यक्ति जिससे मैं प्रेम करता हूँ, हम उसे इस तरीके से छोड़ रहे हैं। तो ये संवेदनशीलता हमें लानी होगी। जी, बिल्कुल। मतलब आखिरी में जो जब जा रहा है शरीर, हाँ, छोड़ रहा है तो जाए और व्यवस्थित हो चीज़ें। जी। हम इतने संस्कार करते हैं, उसके बाद इतनी पूजा-पाठ करते हैं, इतनी चीज़ें करते हैं, लेकिन वो भी तो एक प्रक्रिया ही है, वो सही तरीके से हो। हम हमारे यहाँ जो जितने भी नदी के किनारे घाट बने हो, आप देखिए, मतलब वहीं किनारे पे ही लोगों को करना है, वही जलती हुई लकड़ियाँ नदी में विसर्जित करनी है। वो आधा जला हुआ सा शरीर भी हम उसी में कर देते, क्योंकि लोगों को जल्दी कहीं तो हम रुकें, हम कहीं तो कुछ सही करें, चीज़ें करें। हम वहीं जाते हैं, हम वहीं बैठते हैं, वो कितना बुरा लगता है। सही बात है।
तो मतलब जो घाटों की स्थितियां हैं, जो अंतिम संस्कार आदि घाट हैं, वो कम से कम सर सफर खत्म हो रहा है, वो तो कम से कम अच्छा हो, खूबसूरत हो, सही जगह हो, उसे हम महसूस करें। मतलब जाने वाला अगर नहीं करने पसंद तो करे, आप तो छोड़ने गए ना, इतना आदमी है, सैकड़ों में लोग जाते हैं वहां पर, लेकिन इस विषय में सोचता नहीं व्यक्ति। सोचे, बस यही प्रयास। तो सर आपने हालांकि इतना समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, और खास करके हमारे व्यूअर्स को और हमारे समाज को भी इन विषयों पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब अब यहाँ तक तो आ ही गए हैं, ताकि हम लोग इतने अवेयर तो हो ही गए हैं, सभी लोग मोबाइल तो चला ही रहे हैं ना, सभी लोग आज आईटी में भी कहीं ना कहीं हम लोग टेक्नोलॉजी में भी बढ़े ही हैं ना, तो हमें ये चीज पे बात करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। हमें अपने घरों में भी ऐसे मुद्दों पर क्या खा रहे हैं सोचना चाहिए, कि क्या पी रहे हैं सोचना चाहिए, सांस कहाँ ले रहे हैं। देखिए दिल्ली में 400 AQI पहुंच गया, तो आप दिल्ली में सड़कें भले ही बनाओ, फिर उसमें हमारा दोहरापन सही है, ये अपने को मालूम है। जैसे मैं दिल्ली में रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि दिल्ली में लोग ना पागलपन से फटाके फोड़ते हैं। अरे फटाके आप फोड़ो, लेकिन एक लिमिट रखते हैं। वो सांस लेने में आज अ, हमारे पड़ोस में एक 22 साल का लड़का नहीं रहा, लंग्स फेल्योर हो गए, दिल्ली गया था, इन्फेक्शन हुआ, चीजें हुई, नहीं झेलता सबसे कोई बड़ा। तो इन विषयों पर बात होनी चाहिए, घर घर ये चीज जानी चाहिए। अंगदान या कोई भी घरों में, लोगों में विषय जाने चाहिए, उन पे बात होनी चाहिए। मेरा पर्पस यही है बिल्कुल, क्योंकि ना सभी समस्याओं की जड़ निदान अवेयरनेस में ही है, विचारों में है। विचारों में आएगा तो व्यवहार में आए बिल्कुल। तो हालांकि सर हमने इतनी बात करी और आप लोगों के सामने हमने बात करी है, तो आपको कैसी हमारी बातें लगी, और आप तक हमारे मैसेज जो सर के द्वारा दिया गया है वो लोगों तक पहुंचे, इसलिए हमारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। हमारी जो बातें अब तक हुई है, इस बात को और भी विषयों पे हम लोग सर से आगे बात कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि हम लोगों को और भी ऐसे विषयों पे बात करनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ विनय यादव जी थे, जिन्होंने हमसे बात करी। सर आपने कहा समय दिया, उसके लिए बहुत में कैमरे के सामने आपकी स्क्रीन पे मैं निखिल था, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी महेंद्र से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फॉर